मेरे को लगता है कि असली गुर्दा तब होता है जब आप उस इंसान के मुंह पर जाके उसको बोल रहे हो। और मैं एक्चुअली उसी कल्चर से बिलोंग करता हूँ शायद से। क्या सोचते हैं आप इस बारे में यार मैं जानता हूँ कि ये इंसान बुलाता है बिठाता है म्यूजिक सुनाता है और घर वापस भेज देता है। ये लोग शुरू में जब पता नहीं होता ना तो ऐसे करते हैं, देखो भुक 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 फ्लैश मारते हैं मुंह पे, फिर जिंदगी में वापस आने के लिए टाइम लगता है। ये वाला इसमें तो कैमरा दिख जाएगा नहीं दिखेगा ना? आराम से। क्या बात है, रिकॉर्ड कैमरे से ही होना। फिल्म नहीं बना रहे। हाँ अभी कितना बेटर है, अब मैं ऐसे ही देख सकता हूँ। हमें किसी बात को याद करके यहाँ देख सकते मुझे कुछ याद आ गया। तेरा कैमरा ऑन करना है, मेरे को देखने तो देख, बाल वाल कुछ कोई देखता नहीं है सब चीज़ें। हो जा भाई। बढ़िया। चलो करें स्टार्ट। तो लेट्स गो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। हेलो रोल है। हेलो गाइस, वापस से स्वागत है आपका इट्स बीन लॉन्ग टाइम के नए एपिसोड में। और काफ़ी लोगों की शिकायत होगी क्योंकि एपिसोड बहुत लेट आ रहे हैं। देखो मैं भी बिजी चल रहा हूँ ज़िंदगी में, और जिन लोगों से बात करता हूँ कई बार वो भी बिजी रहते हैं, तो टाइम नहीं निकल पाता। सो आज के लिए जो हमारे गेस्ट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक दास जी। इनके इंट्रो के लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब डांसिंग स्टार्ट की तब बहुत ज़्यादा लोग वेस्टर्नाइज थे और बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डांस फॉर्म्स और अर्बन ये सब चीज़ों के पीछे लोग ज़्यादा दौड़ रहे थे। बट इनका बिलीव था कि मैं वो सब सीखूँगा, वो वाला टच भी रखूँगा, लेकिन इंडियन फ्लेवर और इंडियन चीज़ों को भी उतना ही तवज्जो दूंगा जितना बाकी बाहर से आने वाली चीज़ों को दिया जाना चाहिए। और अपने कल्चर को सर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आई थिंक मेरा मानना भी यही है। ये सब शुरू एक्चुअली तब से हुआ जब मैंने देखा कि जैसे मेरी बहन जो यूएस में रहती थी, अच्छा, तो वो जब भी इंडिया आती थी वो बोलती थी ये तुम लोग के इधर मैकडोनल्ड्स में ये आलू टिक्की और ये सब क्या मिलता है, बिकॉज दे डोंट गेट इट ओवर देयर। हाँ, आई थिंक ये सीड तब से प्लांट हो गया था कि अगर विदेशी कोई माल बेचो भी, जैसे हमारी इंडियंस की वो एक, अब जैसे दिल्ली में देखो, स्ट्रीट फूड में देखो कि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रीट पे आपको बर्गर भी मिलेगा, पास्ता भी मिलेगा, वो थोड़ा सा देसी तड़के के साथ। एक तो वो एक चीज़ थी, बट हमेशा से ऐसा था कि यार मेरे को बॉलीवुड भी बहुत पसंद था, या सिर्फ बॉलीवुड नहीं बोल सकते, लाइक इंडियन म्यूजिक, भले वो क्लासिकल हो कुछ भी हो। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ये सारी स्टाइल्स भी बहुत अट्रैक्ट करती थी। अब इनका मैं स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढूं, तो इस चीज़ की जो मेंटालिटी थी कि जो तू अभी बता रहा था कि वो एक फ्लेवर, एक एसेंस इंडिया का। बट ट्रेनिंग के समय मतलब मैंने इन चीज़ों को पीछे रखा था। मैं जब ट्रेन करता था, जब मैंने हाउस सीखा या हिप हॉप सीखा, तो मैं जो भी इस स्टाइल से रिलेटेड जो भी उसके गाने होते हैं, मैं उसी पे ट्रेन करता था, उसी को समझने की कोशिश करता था। फिर एक ऐसा एक टाइम आता है जब आपका फ्री स्टाइल थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है और कंट्रोल आ जाता है, आपको चीज़ें समझ आती है। पूरा गेम तो एक्चुअली इधर का है। एक बार वो नॉलेज और वो सारी चीज़ें समझ में आती है, फिर मैंने वही चीज़ों को हिंदी गानों पर किया। एंड ये कोई उस टाइम पे ना कुलदीप, मतलब आजकल क्या हो गया कि सबको पता है कि चलो बिंदी लगा लो, सिटिंग कोरियोग्राफी कर लो, व्यूज़ आएंगे। आजकल लोगों को पता है कि पुराने ज़माने का वो जो रीमिक्स चलता है आज उस पर बना लो 90s वाले रीमिक्स जो। बट मैंने ये सब तब, बिकॉज तभी वायरल वर्ड भी वायरल नहीं था, वायरल सिर्फ हमारे लिए था वायरल फीवर और कुछ नहीं था। तो मैं ये जो भी करता था, इट वॉज फॉर द लव ऑफ इट। मैं आज भी इंडी पॉप म्यूजिक सुनता हूँ, मैंने कभी वीडियोज़ नहीं बनाए, बट जब मैं क्लासेस लेता था तो मैंने मैं देखता था कि जब भी मैं अगर स्नूप डॉग बजा रहा हूँ या मैं अगर एरिक बी बजा रहा हूँ, रकीम के रैप बजा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो दिल्ली का क्राउड है या चंडीगढ़ का क्राउड है या जहाँ भी मैं वर्कशॉप्स लेता था, वो लोग उतना मज़े से बाउंस नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने तुझे घुमा दूँ, तो उसके साथ मैं देख रहा हूँ लोगों का बाउंस बहुत नेचुरली निकलता है। तो वो जो मिक्स था इंडियन और इसका, वो डे वन से नहीं था, इट हैपेंड स्लोली। बट
अंदर मैंने सोच रखा था कि जब भी रिप्रेजेंट करूंगा तो हूँ तो यहाँ से ना, तो वो तो आना ही चाहिए। बिल्कुल सही। बस वैसा ही है। हाँ तो सर मेरा हाँ वही सवाल था कि आप तो म्यूजिकल बैकग्राउंड से ही आते हो, तो वो चीज़ क्या आपके बचपन में आपको क्या इफेक्ट किया उसने? क्योंकि जब आप क्या होता है कि एक होते आप नॉर्मल फैमिली से आ रहे हो, जैसे मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं है। अरे मेरे ऐसे अलावा मत बोल, नॉर्मल फैमिली। एक होती है नॉर्मल फैमिली और एक होती है म्यूजिकल फैमिली। तो आपके पास था कि आपके पीछे से आपको म्यूजिक मिल रहा है और आपको वही सब सुनने का, तो आपका फिर वो बचपन कैसा निकला? आपके पास क्या उसका क्या एडवांटेज था और क्या डिसएडवांटेज था, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि मैं काफ़ी सालों तक यही नहीं समझ पाया कि मेरे पास कितना बेहतरीन गिफ्ट है। जो मेरे पेरेंट्स हैं, माय पापा इज़ नो मोर बट आई एम लिविंग विद माय मॉम। बट जैसे बहुत लोगों को लगता है यार, जैसे तूने बताया कि नॉर्मल फैमिली, म्यूजिकल फैमिली, बट यही म्यूजिकल फैमिली से मैं भागता था। मतलब क्योंकि मैं बहुत, वो एक एज होती है, आप प्लेफुल होते हो, आपको सुबह सुबह उठ के पापा आपको बैठ के एक स्टूल होता था कि वो स्टूल पे एक बीट बजाते थे, मुझे बोलते थे चल इसको कॉपी कर, फिर ये कर वो कर, फिर सुबह सुबह डांट लगाना, सुबह सुबह ज़बरदस्ती उठा के रियाज़ कराना। मुझे सिंगर विंगर बनना नहीं था, मेरे को सिंगिंग में कुछ नहीं करना था। तो बहुत सारी चीज़ें ना ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी मेरे साथ। तो मेरे को बचपन में इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चला। बट फन फैक्ट, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन और अ डांसर। मुझे सॉकर प्लेयर बनना था, बिकॉज गोल्स स्कोर करने में जो नशा बचपन में मेरे को मिलता था ना, वो मुझे कहीं और नहीं मिलता था। एंड प्लस मेरा इंस्पिरेशन था रोनाल्डिन्हो, ब्राज़ील से, द लेजेंड। तो फुटबॉल इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। लेकिन फिर बिकॉज इंडिया में उस टाइम पे, या इवन नाउ, अभी तो फिर भी चलो आपको पता है सुनील छेत्री कौन है, या बट और प्लेयर्स के नाम आपको नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं पता। तो सॉकर आई थिंक उतना पॉपुलराइज नहीं हुआ था। एंड मेरे साथ एक दो बुरे एक्सपीरियंसेस हुए थे सिलेक्शंस के वक्त। मैंने जब देखा अच्छा, था, आपने खेला भी? हाँ, मैं महिंद्रा के सिलेक्शंस में मैं था। मैं महिंद्रा के लिए नहीं खेलता था, मैं महिंद्रा में ट्रेनिंग करता था। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है, तो जैसे उनके यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, ये सब होता है, वैसे अपने मतलब हमारे महाराष्ट्र में था, मुंबई में था, एयर इंडिया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जो कंपनीज होती है, इंडियन ऑयल और L&T, ऐसे सब। तो मैं महिंद्रा में जाता था खेलने के लिए, तो वहाँ पर सिलेक्शंस के लिए गया था मैं, महाराष्ट्र के। तो हम एक हफ्ते की सिलेक्शंस थी, और फिर फाइनल डे पर मैं देख रहा हूँ कि कोई मस्कट से या कहीं से दो लड़के आए थे, उनके पापा भी उनके साथ आए थे। अच्छा। और वो अंकल जो थे वो हमारे कोच के बहुत पुराने मित्र थे। अच्छा। तो हमने हमारे सामने देखा है कि हम लोग पूरा 7 डेज थे, लेकिन वो जो दो लड़के थे उस टाइम पे, वो दोनों को उन्होंने तभी के तभी सिलेक्ट कर लिया टीम में। अच्छा। और हम लोग जितने भी फुटबॉलर्स थे, जो 7 दिन से हम लोग उस कैंप में मेहनत कर रहे थे, हमें लिया नहीं। तो फिर उस चीज़ ने मेरा बहुत हार्ट ब्रेक किया। वो नेपोटिज्म बोलते हैं जिसको, जो सब जगह है, विच इज़ ओके। बट उस हार्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि उसके पहले तक गलियों में खेलना, स्कूल के लिए खेलना, मतलब मैं बहुत पैशनेट था। इतना पैशनेट था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ टीम दैट आई स्टिल लव एंड सपोर्ट। और हमारे बिल्डिंग में 2 ऐसे, एक इंडिया पाकिस्तान बन गया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल। तो जब भी मैनचेस्टर और आर्सेनल की मैच चलती थी ना, तो हम खिड़की से, जैसे ही गोल पड़ता था, हम लोग खिड़की से चिल्लाते थे, सारे मैन्यू फैंस एक ही बिल्डिंग में। तो वैसा था। और हम इतना जोश था कि जब एक मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती थी, आई थिंक 3-0 से ऐसे कुछ, तो या 3-1 से, तो हम लोग ने एक्चुअली उसके 4-5 घंटे पहले सस्ती 100 रुपए की जर्सीज ली थी आर्सेनल की। अच्छा। 2-3 वो हम लोग गए, और हमारे बिल्डिंग में एक मृणाल करके एक लड़का था जो आर्सेनल का सबसे बड़ा फैन था। अच्छा। हमने उसके घर के नीचे वो जलाई है। तो मतलब फुटबॉल को लेकर इतना पैशन था। बट उस दिन वो पैशन थोड़ा सा, आई थिंक आई वाज हार्ट ब्रोकन। और उसके बाद मैंने कभी फिर फुटबॉल खेला ही नहीं, क्योंकि इतने साल तक मैं खेल रहा था। और मैंने जब देखा कि शिट, अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, और मैंने सोच रखा था कि मैं महिंद्रा के लिए खेलूँगा या ये वो, बट फिर वो हुआ नहीं। फिर मैं ठाकुर कॉलेज में गया, ठाकुर कॉलेज में भी मैंने खेला, बट किसी ना किसी थ्रू, पता नहीं, शायद से ये डांस म्यूज़िक ये लिखा ही था। बट कमिंग बैक टू ये लाइक योर क्वेश्चन,
कि बचपन कैसा था। बचपन थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती वाला भी था, लेकिन थोड़ा बहुत मज़ा भी आता था। मुझे लगता है कि जो भी पापा ने मुझे सिखाया, जो भी मेरी मॉम ने मुझे सिखाया, उसकी असली वैल्यू मुझे ना थोड़े टाइम बाद पता चली। पहले तो मैं बहुत ज़बरदस्ती करता था। मैं बचपन में स्कूल में जब एक बार लेक्चर बंक करना था, तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड था जो स्कूल के ड्रम्स, स्कूल का पूरा ऑर्केस्ट्रा संभालता था, तो वो ड्रमर था। तो मैंने उसको 3rd फ्लोर से, मैंने बोला बस मेरे को बाजू में खड़े रख, मेरे को ये पीरियड अटेंड नहीं करनी, क्योंकि होमवर्क नहीं किया था। और वो सर थोड़ा सा वैसे थे, मतलब एल्फ्रेड सर। तो उसने मेरे को बोला ठीक है आ जा नीचे। तो मैंने सिर्फ लेक्चर बंक करने के लिए मैं ड्रम सेट के वहाँ खड़ा था बस, ठीक है। और वो जो हमारा ऑर्केस्ट्रा का ये था लीडर, उसने ऐसा बोला था कि ही इज़ अ न्यू मेंबर इन द बैंड, ऐसे कुछ। अच्छा। तो वो भी एक्सीडेंटली हुआ एकदम। फिर उसने मेरे को 2 ड्रम सेट थे कॉलेज में, स्कूल में, एक लाल और एक ब्लैक कलर का। लाल वाला बढ़िया था एकदम, और ब्लैक थोड़ा सा ऐसे, बस 4 टॉम्स थे। तो उसने मेरे को बोला तो ये बजाया कर। तो वो वहाँ से शुरू हुआ। तो स्कूल में क्या होता है ना, मतलब घर पे क्या होता है कि कोई है नहीं आपको वो रिएक्शन देने वाला, या क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ। हाँ, मतलब डैड के सामने मैं क्या ही उनको इम्प्रेस करूँ। लेकिन स्कूल में क्या होता था, मैं कुछ बेहुदा भी बजाता था, तो भी वो 3rd लाइन की वो जो आखिरी लड़की है, वो मतलब मेरे को ऐसे देखती थी, या बॉय। तो स्कूल में मेरे को लगता है ये शुरू ही, मतलब ये शुरू ही वहीं से हुआ हाँ, कि उसी चीज से होता है। जब फीमेल अटेंशन मेरे को मिलना शुरू हुआ ना, तब मेरा म्यूजिक की तरफ थोड़ा सा मैं ज़्यादा लीन कर गया। फिर उसके बाद में स्कूल का जो बैंड होता है, वो नहीं होता पूरा, मतलब मार्चिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें अलग अलग फाइल्स होती है। एक बिगुल बजाता है, एक ट्रम्पेट, एक स्नेयर, और फिर एक कमांडर के हाथ में वो मेजर स्टिक होती है। तो मैंने फिर उसमें फ्लूट, मतलब पता नहीं क्या दिखा उस सर को मेरे में, उन्होंने मेरे को फ्लूट थमा दी। मैं घर गया, घर पे मैंने दिखाया डैड को फ्लूट, तो सिखाया उन्होंने जैसे तैसे। उनको ऑफकोर्स खुशी हुई थी कि चलो कुछ तो कर रहा है। तो मैं तो सीखता था, बट उनको ये नहीं पता था कि मेरा ज़्यादातर रीज़न ये था कि उनको स्कूल में हीरो बनना था, स्कूल में एक्सेप्टेंस चाहिए थी। और वो एक्सेप्टेंस मेल क्राउड से नहीं, सिर्फ फीमेल क्राउड से चाहिए थी। एंड इट्स अ फैक्ट। आई मीन दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड, दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू म्यूजिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड फिर क्या हुआ, वो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट भले ही आपने लड़कियों के लिए शुरू किया हो, अटेंशन के लिए शुरू किया हो, बट एक बार आपको आने लगता है ना, तो मज़ा आता है। फिर मैंने घर, बिल्डिंग में खिड़की पर मैंने बजाना शुरू किया, तो और लोग अट्रैक्ट हुए, इंक्लूडिंग मैन विमेन। बट अगेन लाइक आई सेड, लाइक मेरा पूरा अटेंशन सिर्फ गोपियों पे था। तो मैं मतलब सारे ट्यून्स बजाता था। मेरे बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे रहते थे हम लोग, तो मेरा बिल्डिंग में नाम मुरली पड़ गया। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि जब मुझे एक्सेप्टेंस मिलने लगी ना, जैसे तुम बता रहे थे कि नॉर्मल फैमिली, म्यूजिशियन फैमिली, ये मेरे को तब पता चला जब लोग आपको ना, लोग आर्टिस्ट को एक अलग नज़र से देखते हैं। मतलब इसमें दोनों पहलू हैं। कुछ लोग आर्टिस्ट को वैसे भी देखते हैं, लेकिन जनरली लाइक पीपल आर लाइक अरे वाह आप ये, वाह यार हम तो अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, आप तो, है ना। तो वो एक्सेप्टेंस मिली, और फिर वो एक्सेप्टेंस की आई थिंक चुल थी अंदर की, यार और लोग मुझे जाने, और लोग मुझे जाने। और हु डज नॉट लाइक लव एंड रिस्पेक्ट, सबको पसंद है। तो फिर वो मुरली नाम पड़ गया, तो फिर मैं वहाँ से फ्लूट बजाने लगा। तो ऐसे करते 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 फिर मेरे पापा घर पे बहुत सीडीज़ लाते थे। तो मतलब मेरा बचपन ही ऐसे हुआ है कि डैड एक रूम में सैक्सोफोन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरी मम्मी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही है क्लासिकल। तो मेरे घर में जैज़ और इंडियन क्लासिकल दोनों का, मतलब एक समझ रहे हो ना, म्यूजिक से रिलेटेड जॉब भी करते थे, मतलब काम भी म्यूजिक। हाँ, मतलब मेरे डैड ही वाज अ शो, ही पहले तो वो सैक्सोफोन बजाते थे जब वो अहमदाबाद में थे, बट व्हेन ही केम टू मुंबई ही बिकेम अ शो ऑर्गेनाइजर। तो सऊदी जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज में अपने बैंड्स को लेके जाते थे। तो मेरी मम्मी वाज अ पार्ट ऑफ माय डैड्स बैंड। ओके। उनका प्यार यहाँ पर अहमदाबाद में हुआ था। अच्छा। जब एक परफॉर्मेंस नाइट थी जिसमें आई थिंक मेरी मम्मी भी गा रही थी, और तब डैड ने उनको पहली बार देखा था, एंड आई थिंक उनको अप्रोच किया था उनके बैंड में आने के लिए, और फिर उन्होंने भाग के शादी भी की थी। तो आई थिंक तो मेरे पापा, मेरे मम्मी उनका एक बैंड हुआ करता था।
कुछ अहमदाबाद के म्यूजिशियंस थे जो मुंबई आए थे और कुछ अलग अलग जगह के, और उन लोग साथ में से अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, स्पेशली गल्फ कंट्रीज। उस टाइम पे डैड का वही होता था। सो दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू डू। और हाफ ऑफ द टाइम मेरे पूरे चाइल्डहुड में मतलब मैं आया से बड़ा हुआ हूँ। मेरे घर पे एक आया थी, दो आया थी। एक थी सबसे पहले जो थे वो लता बेन बोलते थे हम लोग उनको, और दूसरी जो थी उनका नाम था सुनीता बेन। तो मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूँ। तो काफ़ी जैसे खुद कुक करना और सेल्फ डिपेंडेंट होना, वो सारी चीज़ें मुझे बचपन से ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने अटेंशन नहीं दिया, बहुत अटेंशन दिया, बट उस टाइम पे उनके लिए मुझे पालना है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो तो वो सारी चीज़ें थी। तो आई थिंक देन म्यूज़िक इट, अभी आप सोचो ना, आप अभी तू एक ऐसे घर में बड़ा हो रहा है, मतलब हर रोज़ तो सुबह उठ रहा है, एक रूम में सैक्सोफोन चल रहा है, एक रूम में क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा है। मेरी मम्मी के गुरुजी भी कभी कभी आते थे जहाँ से वो सीखते थे, और ऐसे माहौल में तू बड़ा होता, भले तुझे पसंद है या नहीं, बट तेरे अंदर पूरा टाइम वो म्यूज़िकल नोट्स और वो म्यूज़िक की बातें वो सब फीड होता ही है। जैसे ये जो आजकल ये ट्रेंड्स चल रहे हैं गंदे गानों के, ये लोग का पूरा स्ट्रैटेजी तो वो है ना कि ये भर दो दिमाग में और रिपीटिशन पे आदमी सुनता है। जैसे तो ये जो अच्छा लगने जैसे लगे। ये जो गाना है मुझे बहुत पसंद है, अली जफर का, मैंने तुझे देखा हंसते। बट वही जब भी कोई गाना ट्रेंड में आता तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। अब परसों की बात है कि ऑटोमेटिकली मैं देख रहा हूँ कि मैं कैब में जा रहा था इधर सिलेक्ट सिटी, और ऑटोमेटिकली मैं गा रहा हूँ मैंने तुझे, मैं मतलब ये क्या है, बट यही तो साइकोलॉजिकली उन लोग खेलते हैं, वो आपके अंदर ना वो डाल देते हैं। तो मेरे अंदर भी ना बाय डिफॉल्ट आई थिंक ये डल गया। इट्स नॉट समथिंग दैट आई चोज। बट फिर कॉलेज में गया, और फिर जब मैं कॉलेज में ऑडिशंस वगैरह दिए, मैंने फेल हुआ, जब मैं सिलेक्ट हुआ, जब भी मैं कॉलेज में भी आपने म्यूजिक के दिए होंगे ऑब्वियसली। नहीं, मैंने कॉलेज में डांस ऑडिशंस दिए कॉलेज में। हाँ, ये कैसे एकदम से चेंज कैसे आया ये? वो मैं बताता हूँ। वो हुआ था ये कि सबसे कैसे पहले अभिषेक दास म्यूजिक से डांस की तरफ बढ़े? अभी इसमें भी मतलब वही था, इसमें भी लड़कियों का हाथ है। अच्छा। क्योंकि मैं जब मैं 9th में एक्चुअली स्कूल में फेल हुआ था, तो अच्छा। मुझे 10th प्राइवेटली देना पड़ा, तो बहुत एक वो दर्द था मेरे दिल में। बट उस 10th की एक साल के प्राइवेट में मैंने थोड़ा सा वजन बढ़ा लिया था, मतलब थोड़ा सा, ये वजन के साथ मेरा पता नहीं बहुत पुराना रिश्ता है। फिर मैं 11th में जब कॉलेज गया तो मैं था एकदम क्यूट सा चबी सा लड़का था। तो एक दिन टीचर्स डे के दिल्ली वाले जो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि मुंबई में 11वीं से कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, स्कूल रहता है। हाँ, ये मैंने देखा है, मतलब यहाँ पर yes, 12 yes, तक स्कूल रहता है। यस हमारे यहाँ 11 से शुरू हो जाता है। तो मैं कॉलेज में गया और टीचर्स डे की सेलिब्रेशंस थी उस दिन। ओके। और हम लोग जो 11th वाले बच्चे थे सब नीचे खड़े थे, और वहाँ पर एक एरिया है क्वाड्रेंगल, जहाँ पर सारी प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंसेस, ये सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पर हमारे कॉलेज का जो डांस ग्रुप था, सीनियर डांस ग्रुप, जिसको मैं पहली बार देख रहा था परफॉर्म करते हुए। उसके पहले मैं रोज़ देखता था, जब भी कॉलेज छूटता था वो लोग बैग वैग लेके, डांसर लोग अलग दिख के आते हैं, तो मैं देखता था एक लंबे बाल वाला लड़का था, शोएब। अच्छा। तो फिरोज खान जो है DID के जज, हाँ जी, हाँ जी। उनका असली छोटा भाई। ओके। तो वो, हाँ, तो शोएब वाज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, और उन्होंने एक परफॉर्मेंस की जो इतनी बढ़िया थी कि मतलब लोग चिल्ला रहे, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, बट मेरे ना यहाँ पर मेरी खुद की क्लास की लड़कियाँ थी जो लोग शोएब शोएब जोर से शोएब शोएब चिल्ला रहे हैं, और मेरी सुलग गई। मैंने बोला ये चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में, ये चाहिए। अगेन मतलब मैं वही बता रहा हूँ, करना पड़ेगा। मेरा इंक्लिनेशन, आई मीन, बट प्लीज डोंट डू म्यूजिक और डांस ओनली फॉर दैट। बट अगर आपके जर्नी में नेचुरली वो होता है, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग। आई मीन कम ऑन, जब आप परफॉर्म करते हो, अभी फॉर एग्जांपल आप मान लो एक ट्रेस वेव कर रहे हो, ठीक है, अब आपके सामने से कोई एक मेल पास होता है, इफ़ यू आर इनटू विमेन, अगर आपके सामने से कोई मेल पास होता है तो आपकी वेव्स पर उतना असर नहीं पड़ता। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की जाती है, ये जो आ जाता है ना, अभी आप क्या कर सकते हो उस बात में, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आई थिंक विथ मी दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड जब मैंने वो देखा, आई न्यू दैट आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड फिर मैंने कॉलेज में ऑडिशंस दिए, आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 ऑडिशंस के बाद 7वां ऑडिशन या 8वां ऑडिशन था जब मैं सिलेक्ट हुआ, और उस टाइम पे मुझे वो हो रखा था, क्या था, जॉन्डिस। अच्छा। जॉन्डिस में मैंने ऑडिशन दिए, मतलब आप देख रहे हो, मतलब कितनी भूख।
तो एनीवेज मैं सिलेक्ट हुआ और धीरे धीरे वो जो सीनियर्स को जिनको मैं देखता था कि वाओ यू नो शोएब, जिमित, राशिद भाई, प्राजक्ता, पायल, ऐसे हमारे कुछ सीनियर्स थे, रुचिता, जिनको मैं देखता था और मेरे को लगता था, और फिर मैं उनके साथ था। तो उन लोग में से एक लड़का था चेतन गावस, मैं अभी भी बोलता हूँ मेरा सबसे पहला आई थिंक प्रोफेशनल वर्ल्ड में आने के वक्त जो मेरा सबसे पहला गुरु था वो था चेतन गावस। वो मुंबई से है, मेरा दोस्त भी है, सीनियर था मेरा कॉलेज में। उसने मुझे मेरे फर्स्ट फ्यू स्टेप्स सिखाए थे। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मेरे जो सर थे, युगल सर का छोटा भाई था एक जिमित त्रिवेदी, जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट भी हुआ था। उसके बाद युगल सर जब लाइफ में आए तो मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि जैसे अगर मान लो 10 बजे की रिहर्सल है और आप 10 को आए हो, 10 मतलब इंडियंस का होता है वो थोड़ा सा, 10 बजे तो 10:15 को पहुंचेंगे। फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि यहाँ पर आप रिहर्सल कितने बजे की थी सर, 10 पाठ पढ़ देगी। और वो देखते ही नहीं थे कि आसपास कौन है। मतलब वो बहुत, मतलब मैंने मेरे लाइफ में अगर हिटलर देखा है ना तो वो युगल सर के फॉर्म में देखा है। बट उस टाइम पे मैं उनको बहुत हेट करता था क्योंकि वो बहुत कंपेयर करते थे मुझे। एक लड़का था शुभ्रांशु करके, बहुत बढ़िया डांस करता था। अब मैं ठहरा एकदम चबी सा और वो शुभ्रांशु लीन था। तो वो आता था, वो कुछ भी मूव्स वो सो यू थिंक यू कैन डांस पे उसको देख के करता था और फिर सर मेरे पे चलो तुम भी करो। अब यार एक 26 सा लड़का एक दिन में हेड स्टैंड और ये और वो कैसे करेगा। वो उस टाइम पे पता नहीं वो फ्लोर पे वर्म सब कैसे करूँ यार। मैं डांस कर लेता था, फाड़ सकता था, लेकिन फ्लोर पे जाने बोला तो खत्म। तो आई थिंक उनकी स्ट्रिक्टनेस, मैं तब उनको हेट बहुत करता था बिकॉज वो बहुत, बट उनकी उस स्ट्रिक्टनेस ने, उनके वो हिटलर पने ने मेरे को अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि मेरा थ्रेशोल्ड क्या है किसी चीज़ को सहन करने का। और मेरे अंदर वो जो एक होता है इंसान आपके अंदर लौ जलाता है, एक होता है इंसान आपके अंदर आग लगा देता है, मतलब नस नस में आपके हर जगह आग। तो आई थिंक युगल सर ने मेरे लिए वो किया। और उसके बाद फिर डांस कंटिन्यू हुआ। फिर युगल सर चले गए, थोड़ा सा ग्रुप हमारा सेपरेट हो गया बिकॉज सीनियर्स पास आउट हो गए। उस टाइम पे फिर मैं मेरे साथ जो एक लड़का था निमिश, उसको मिला। हम फिर रोहन एंड ग्रुप को बहुत देखते थे। फिर हम सो यू थिंक यू कैन डांस बहुत देखते थे। स्टेप अप जब आई तब मेरे अंदर वो ड्रीम आया कि यार कभी लाइफ में ऐसा क्रू बनाना है कि एक क्रू लेकिन ऐसे अलग अलग लोग। और उस टाइम पे मेरे स्कूल से मुझे कॉल आया था उसके कुछ टाइम पहले कि आप स्कूल में ना एक कैंप हो रहा है, आप कोरियोग्राफ करने आओगे क्या। मैं 9th में फेल हो गया था, 1 साल में स्कूल में था नहीं, तो मेरे लिए वापस स्कूल जाना वो बहुत एक ये था कि हाँ स्कूल जाने मिलेगा। फिर मैं स्कूल गया, मैंने एक सेट ऑफ बच्चों को सिखाया और वही लोग फिर जब पास आउट हुए वो लोग बने मेरा पहला क्रू। मेरे पहले क्रू का नाम था बैक स्टेज क्रू। हाँ, तो वो सिर्फ एक ब्रेकिंग क्रू था। अच्छा। फिर उनमें से कुछ लोगों ने ठाकुर कॉलेज में एडमिशन लिया, कुछ लोग दूसरे कॉलेज में थे, बट हम लोग एक ही जगह पर प्रैक्टिस करते थे। मैं उनको कॉलेज में पहचान हो गई थी तो मैं उनको आईडी कार्ड बनवा के अंदर बुला के उनको प्रैक्टिस कराता था। फिर उस बैक स्टेज क्रू में और लोग ज्वाइन हुए, टीजे, शुभांकर, सुपरहिट, धीरे धीरे करते करते फिर बैक स्टेज क्रू थोड़ा सा टूटा। फिर ये क्रू का नाम भी बैक स्टेज ही था, बट समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज मैं एक ऐसे ट्रांजिशन पीरियड से जा रहा था कि पहले मैं सिर्फ अपने क्रू को एक ब्रेकिंग के तौर से देखता था क्योंकि मैंने रोहन ग्रुप को देखा था। तो मेरे को लगता था कि यार इन लोग सबको बैक फ्लिप आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो स्टंट्स बोलते थे उस टाइम पे। बट जब स्टेप अप आई तब मैंने सोचा था नहीं यार ये कुछ अलग होना चाहिए अब। तो फिर जब ये नया लॉट आया, उज्जवल, सुपरहिट, ये जो नया लॉट आया, तब स्टेप अप मैंने देखी थी। तो हम लोग फिर एनीवेज, तब हमारा नाम था दास डांस प्रोजेक्ट। मेरा ईमेल आईडी भी आज वही है। मैंने तब सोच के रखा था कि फेमस फैमिली जैसा कुछ बनाऊंगा। तब फेमस फैमिली वर्ड नहीं पता था मेरे को क्योंकि फेमस ही वर्ड नहीं आया था। बट एक बड़ा सा क्रू बनाना है जिसमें अलग अलग 4 जनरेशन्स हो और है ना। तो फिर हम गए थे इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार। और इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में वो जो फॉर्म होता है उसमें हमें पूछा कि मतलब उसमें लिखा था ना कि क्रू का नाम क्या है लिखो। तो अब मैं सोच रहा हूँ दास डांस, छी कितना भद्दा लग रहा है, मतलब काट दिया। मतलब ये क्या। और उस टाइम पे मैं ना दिल्ली की मैंने दिल्ली की बहुत ट्रिप्स की थी। तो यहाँ पर वो जो पूरा ब्रांड पुष्पोस और वो सब
कि जो डांस, संदीप छाबड़ा को देखा था मैंने, बिग डांस में मैंने बहुत देखा था ये सब, संदीप को देखा था मैंने सबसे पहले, फिर अमन गंभीर को भी देखा था तब। अब तो अमन गंभीर खैर स्ट्रीट्स करता है बाकायदा एकदम, बट उस टाइम पे ही यूज्ड टू डू कोरियोग्राफीज, तो वो पूरी स्टाइल ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया था। और तभी स्वैग ये वर्ड बहुत फेमस था, स्वैग स्टाइल है ना? स्टाइल स्वैग वर्ड बहुत फेमस था। तो उस टाइम पे गाना था जो हमने सुना था, फाउंड ऑल माई स्वैग, FAMS, उसके हमने फर्स्ट लेटर्स उठा लिए। अच्छा। तो मैंने बोला क्या करो, चल फाउंड ऑल माई स्वैग, FAMS मैंने लिख दिया और मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया। जब घर आया तो मैंने सोचा यार ये तो फैम्स ये कैसा क्रू का नाम है, मज़ा आना चाहिए ना बोलने में। UGH कैसा कूल नाम है। एग्जांपल भी जैसे UGH, शाउट आउट टू UGH। ऐसे 13.13 Yes. फैन, कितने बढ़िया नाम है ना ये सब। और फैंस या डांस हमारे फैंस। तो मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने घर पे फिर ना थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने बोला FAM, तभी फेमस होना था बहुत लाइफ में। मतलब एक ऐसा टाइम आ गया था ना, बस अभी लोग जाने लोग, बिकॉज हमें वी वांटेड कि हमें फेमस इसलिए नहीं होना था कि सिर्फ पैसे है ये वो, बट जैसे तूने देखा होगा कि TJ ने, सुपरहिट ने, शुभांकर ने, हर एक क्रू मेंबर ने अपनी अपनी स्टाइल को प्रमोट करने में इंडिविजुअलिटी बनाई अपनी। हाँ वो भी बोल लिया। इंडिविजुअलिटी, बट आई थिंक ये लोग ना मतलब काफ़ी हद तक टॉर्च बेरर्स थे उस स्टाइल के। मतलब सुपरहिट ने बहुत लॉकिंग को पॉपुलराइज किया है, शुभांकर ने बहुत क्रम को पॉपुलराइज किया था, TJ ने बहुत वैकिंग को पॉपुलराइज किया था। तो मतलब एक वो भी था कि एजुकेशन भी हमें ना, क्योंकि यार लोग सिर्फ फेमस लोगों की सुनते हैं। सही बात है। शाहरुख खान हमको बोलेगी रात को दिन और दिन को रात होती तो आप मान लोगे, मतलब वही वाली बात है। बिल्कुल। क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ, तो वो फेम उसके लिए भी चाहिए था। तो मैंने बोला चलो फेमस अच्छा वर्ड है, तो मैंने O और U डाल दिया, वो FAM, O और U और फिर S। अब करूँ तो क्या करूँ इसका, फिर मैंने बोला अच्छा फैम, मतलब तो पहला ही वर्ड मेरे दिमाग में फैमिली आई, तो वो तो हम थे ही, आज भी है, हमेशा रहेंगे फैमिली। फिर O से ऑफ ही आ रहा था, ये दो मेरे को मिल गए, बट ये U और S मेरे को नहीं मिल रहा था। तो पहले था कि फैमिली ऑफ अस, तो मैंने सोचा फैमिली ऑफ अस, बट अस क्यों, मतलब क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो यूनाइटेड, क्योंकि हम सब, तो यूनाइटेड और फिर S से, जैसे मैंने बताया स्वैग वर्ड बहुत फेमस था, तो फैमिली ऑफ यूनाइटेड स्वैगर्स। तो ये स्वैग एक्चुअली, हाँ, आप लोग फेमस जब लिखते भी हो तो ऐसे लिखते हो, F, हाँ, ऐसे FAM.O.U.S, जैसे हाँ हीरा। तो F यहाँ पर डॉट है, तो ये फैमिली ऑफ यूनाइटेड स्वैगर्स। और अगर तू लोगो भी देखे तो ये FAM, बीच में का जो डायमंड है OU और ये S। ये किसने डिजाइन किया था? पृथ्वी सर ने। 100-150 डिजाइन के बाद हमने ये सिलेक्ट किया है। तो हाँ, मतलब ये पहली बार देखा, मैंने बोला शिट यही चाहिए। तो ये स्वैगर्स, ये वर्ड सब, मतलब वो उस टाइम से इंस्पायर था कि सब में अपना अपना स्वैग होता है, तो फैमिली ऑफ यूनाइटेड स्वैगर्स डाल दिया। और जब मैंने 6 अप्रैल 2013, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, को मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि अ न्यू जर्नी बिगिंस, अ न्यू बर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो करीबन 240 कुछ कमेंट्स थे, जितना मुझे अभी याद है, ऑफ एवरीबडी, यू नो, हम लोग को ऑल द बेस्ट कर रहे हैं कि और उसमें से बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्या नाम है, वाओ मज़ा आया। फंकी का मेरे को कमेंट याद है, और भी 2-3 लोगों का कमेंट थोड़ा बहुत याद है कि इनको नाम बहुत पसंद आया था। तो हमारा उस दिन वो प्रमोशन हो ही गया था। तो दैट्स हाउ लाइक यू नो डांसिंग स्टार्टेड। और फिर मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया मैं म्यूज़िक से कब स्विच हो गए एकदम से। समझ और ही फिर नहीं। बहुत साल तक फिर आप वापस म्यूजिक की तरफ मुड़े भी नहीं, बहुत साल तक। अभी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन से ही कुछ साल पहले या 1 साल 2 साल पहले से फिर आपने वापस से दोबारा रियाज करना और हाँ चीज़ों में वापस आना शुरू किया। हाँ, तो मतलब वो जिंदगी में वो छोड़ा हुआ कुछ वापस कैसे आया वो पड़ा। आई थिंक मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि डांस वाला तो मोस्टली आप लोग सब जानते ही होंगे। हाँ। डांस तो सब नहीं देगा क्योंकि डांसर्स ही में ज़्यादा ही फेमस हैं। तो म्यूज़िक वाला एस्पेक्ट मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा अंदर से आता है, थोड़ा रूट से आ रहा है, इसलिए। मतलब मैं मेरे को गाने का शौक तो पहले से ही था, ऐसा नहीं है। मैं इवन इफ मैंने ज़बरदस्ती से शुरू किया हो म्यूज़िक या जो भी है, बट मैं प्यार तो करने लगा था एक टाइम के बाद।
क्योंकि म्यूजिक चीज ही ऐसी है यार, अरेंज मैरिज हो गई थी आपकी? ऐसे सब अरेंज इनटू लव, अरेंज इनटू फिर लव मैरिज। हाँ वही ना, अरेंज मैरिज में हो जाता है प्यार बाद में। वैसे वैसे ही हुआ था मेरे साथ। तो मैं गाते रहता था, गुनगुनाते रहता था। मैं सोनू निगम का बहुत बड़ा फैन था, हूँ, हमेशा रहूँगा। तो मेरे को बचपन में आप ना किसी एक इंसान को ऐसे आइडलाइज करते हो कि यार ऐसे बनना है। तो मैं कॉन्सर्ट्स भी जाता था देखने, इवन दो मैं डांसिंग से जुड़ा हुआ था, मैं सोनू निगम के कॉन्सर्ट्स देखता था फ्रेंड्स के साथ, मम्मी के साथ। या तो म्यूज़िक ऐसे तो गया नहीं, मैं गाते तो रहता था। बट फिर एक ऐसा फेज़ आया लाइफ में जब मैं दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। डिप्रेशन एंग्जाइटी वाला फेज़ था। डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आप लोग हर 2-3 दिन में यूज़ करते हो, बट डिप्रेशन वो एक ऐसी इलनेस है, एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर या एड्स जितनी ही घातक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जान दे देते हैं। और ये समझ इसलिए नहीं आती बिकॉज बाहर से दिखती नहीं है ये। उसने मुझे बोला था कि जो जो चीज़ों से आपको खुशी मिलती थी, आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे मन नहीं करता, तो फोर्स करना पड़ता है। बट एक ही चीज़ थी ऐसी, मेरे को म्यूज़िक भी फील नहीं होता था, बट थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ फील होता था वो म्यूज़िक ही था। तो मैंने फिर म्यूज़िक सुनना शुरू किया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उस टाइम पे मेरे लिए म्यूज़िक केम लाइक मूवीज़ में नहीं होता, जैसे एक ऐसा सीन इमेजिन करो कि मैं ऐसे किसी क्लिफ पर से गिर रहा हूँ, एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, उसने छोड़ दिया, फिर नीचे गिर रहा हूँ मैं, दूसरे ने हाथ पकड़ा, ऐसे करते करते लास्ट में जिसने मेरा हाथ पकड़ा ना, वो म्यूज़िक था। और म्यूज़िक ने मेरे को उठाया। तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि शिट, जब भी मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, भले वो आधे घंटे के लिए हो, बट मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो मेरे लिए उस टाइम पे अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज डिप्रेशन से जूझना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे आपको ना आपको आधे घंटे की भी खुशी मिलती है ना, अगर आप स्माइल कर लो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि चलो मैं हील हो रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहता था। तो म्यूज़िक से मेरे को वो खुशी मिलती थी। और बाद में मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक टेड टॉक्स का किसी का तो मैंने वीडियो देखा था कि हाउ म्यूजिक अफेक्ट्स योर ब्रेन। तो मैंने समझा कि अच्छा, क्योंकि म्यूजिक में क्या होता है कि बहुत सारे जैसे 12 स्वर होते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस, और उससे क्या है ब्रेन में आपके न्यू पाथवेज डेवलप होते हैं। फिर मैंने गिटार सीखना शुरू किया, और गिटार भी मैं रायन से इंस्पायर था। अच्छा। तो मैं देखता था रायन इतना बढ़िया गाता है, तो मैंने बोला चलो मैंने भी एक दिन ऐसे उसको देख के, लखनऊ में पेमेंट आई थी उस दिन सोल्स ऑन फायर की, गया 9,000 का गिटार ले आओ। बट उसको कभी उतना प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं किया जितना मैंने लॉकडाउन के एक्चुअली प्री लॉकडाउन, जब मेरा डिप्रेशन से हील हो रहा था, मैं ऐसे समझ लो मैं 40% हील हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, 60% नहीं बचा था। तो अपने आप को हील करने के लिए अमंग्स्ट द मेनी थिंग्स दैट आई वाज डूइंग, लाइक जैसे बाहर जाना या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना या जर्नलिंग करना या कुछ ऐसी चीज़ें थी। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ थी जो शुरू तो मैंने आधे पौने घंटे से किया था, बट वो 3-4 घंटे कब हो गए मेरे को समझा नहीं। क्योंकि मेरे लिए क्या था ना, कुलदीप, डिप्रेशन में क्या होता है ना कि एक तो बहुत लोगों को वो थॉट्स की भी बीमारी होती है। हाँ, सोचते जाना। तो जब भी मैं गिटार पे रहता था ना, तो मेरा वो सोच स्टॉप हो जाता था। जैसे ही मैं इस पे छोड़ दूं वापस शुरू। तो मेरे लिए वैसा हो गया था कि नहीं भाई, करते रहे। अब उस करते रहे में मैंने स्किल्स भी डेवलप कर ली, और मेरे ख्याल से मेरे ब्रेन में कुछ नए न्यूरल कनेक्शंस भी बिल्ड हो गए। एंड फिर मुझे लगा कि यार अगर ये बेनिफिट दे रहा है म्यूजिक, तो म्यूजिक बहुत बियॉन्ड है यार। म्यूजिक लोगों को हील कर सकता है। ऐसे तो भाषण देने में तो मैंने बहुत भाषण दिए कि म्यूजिक तुम्हें ये करेगा वो करेगा, बट मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि म्यूजिक ने एक्चुअली मेरे को हील किया, एटलीस्ट करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि चल यार, डांस तो कभी मेरे बॉडी से जाएगा नहीं, एक और क्राफ्ट बिल्ड करते हैं, बिकॉज एक ही लाइफ है यार, सिर्फ डांस करके नहीं जाना है मुझे। कोई और एक कुछ भी हो सकता है। मुझे कपड़े सीने का भी बहुत अंदर आता है कि डिजाइन करना तो ठीक है, बट कभी कभी मेरे को मैं जब भी वो टेलर्स को देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार ये भी सीखना है, सीन चलानी आ जाए। हाँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरे को था कि यार एक ही स्किल नहीं चाहिए, थोड़े से अलग स्किल्स भी चाहिए।
तो फिर मैंने मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स को फ़ोन किया, साई समर्थ करके मेरा एक म्यूजिशियन फ्रेंड है, फिर स्नेहा बोस, और इनको मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला यार फिर एक ओमकार है कि मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ, ये वो, और अपनी हीलिंग के लिए मैं म्यूज़िक को एक उस हीलिंग मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ, और मुझे म्यूज़िक करना है और मुझे म्यूजिशियंस के साथ उठना बैठना है और इसमें थोड़ा सा और घुसना है। तो वो लोग ने मुझे बुलाया फिर मैं क्या हो, फिर वो उस सर्कल में मैं रहने लगा। फिर लॉकडाउन पड़ गया, फिर पूरा टाइम मैं उस सर्कल में ही रहता था, और करते 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 फिर मैंने रियाज भी शुरू किया। और अब रियाज की भी ये स्टोरी है कि मेरे को इंसोम्निया का प्रॉब्लम थी। अच्छा, आपको नींद भी नहीं आती? अभी आती, अभी अब तो आती भाई है मैं ना? अब मैं बहुत सोता हूँ, मैं इतना सोता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मतलब हाँ, वो जब नींद नहीं आती थी वो वाला फेज देखा हाँ। 2 बजे वाले लाइव, दो बजे तक सुबह तो मैं 6 बजे तक 2 बजे तक तो मैं लाइव रहता था, लेकिन उसके बाद मैं तो 2 बजे मान ले मैंने लाइव खत्म किया, 3 4 5 6 7 8 9 11 12 दोपहर के बज जाते थे, 1 भी बजे मेरे को नींद ही नहीं आती थी। अब उससे बैटल करने के लिए मैंने सोचा देख, अब नींद नहीं आ रही है, ये सोचने का टेंशन का, एक और टेंशन का, मतलब ये लूप है। तो मैंने सोचा ओके नींद नहीं आ रही है ना, ठीक है, अब तो उस टाइम पे क्या कर सकता है जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो मैंने रात को रियाज शुरू कर दिया। तो मैं 4 4 5 5 घंटे रियाज करने लगा। तो मैंने अभी रिसेंटली स्टोरी भी डाली थी कि मैं एक मिनी लॉकडाउन पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी सबसे ज़्यादा ग्रोथ लॉकडाउन में हुई है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैंने फिर रियाज को एक्चुअली इंसोम्निया को बैटल करने के लिए किया। धीरे धीरे करते 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 गला भी सही होने लगा, हरकतें भी सही होने लगी, मुर्गियाँ भी, ये वो। तो जब भी आपको किसी चीज़ से बेनिफिट मिलती है ना, तो आपका इंटरेस्ट फिर और जाता है। स्टार्टिंग में सब कुछ बोरिंग लगता है, बिकॉज अभी मैं तेरे को एक हफ्ता अगर सिर्फ ना 1-2 घंटा ऐसे सा और ओम कराऊँ ना, तो तू बोर हो जाएगा। लेकिन अगर तू महीने तक करेगा ना, तो शायद से अगले महीने की 1 तारीख को ना तुझे कुछ अलग फील होगा तेरे गले में। और वो जो अलग फील होता है ना, वहां से तेरे को लगता है चल अब एक और पड़ाव जाते हैं। गेम है बेसिकली, अब घुसते रहते हो। बट इंसोम्निया का तो बैटल मैंने ढूंढ लिया। बट उसके बाद ये था कि यार अब सोना है, तो बट सोऊं तो कैसे सोऊं, क्योंकि चलो 4 घंटे रियाज कर सकता हूँ, उसके बाद क्या, क्योंकि मैं जब सुबह 7 बजे सबको देखता था, दूध वाला ये वो, और मेरी आंखें ऐसे रहती थी एकदम, मतलब नींद ही नहीं आती थी। और उस टाइम पे मतलब डिप्रेशन से मैंने पहले सडन वेट लॉस भी एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद एकदम सडन वेट गेन भी एक्सपीरियंस किया, बिकॉज इमोशनल ईटिंग बहुत होती थी, स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं जिसको, जो मेरे को लगता था ये सब क्या है, ईटिंग तो ईटिंग होता है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है ये सब कि आप जितना अपसेट होते हो, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते, कुछ लोग बहुत खाते हैं। तो मैं बहुत खाता था, मतलब फ्रिज में से निकाल के रात को चीज़ क्यूब और मैगी और सब बहुत जंक खाना शुरू किया मैंने। और हर चीज लाइव पे भी बनाते हुए हाँ, देखा ना, मैं पूरा लाइव वही करता था, ये बनाता था, वो बनाता था। बट मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि फिर एक तो मेरे को बहुत सालों पहले एक इंजरी हुई थी, यहाँ पर मेरा नी निकल गया था, फिर मेरा एंकल लिगामेंट टेयर, फिर मेरा एसी जॉइंट डिसलोकेट हो गया था। तो इसके बाद मेरी वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, और फिर मैं थोड़ा सा लेज़ी भी हो गया था। और बहुत साल तक फिर डांस हैपन, फिर ट्रैवलिंग शुरू हुआ, अटेंशन मिलने लगा, ये वो। तो इन सब चीज़ों में ना मैं थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया, और मैंने डिसिप्लिन, बॉडी को बोलते ना, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। हाँ, पूजा वो तो घंटा टेम्पल, मैंने मेरे बॉडी को मैखाना बना दिया है। मतलब सच में मैं मतलब शराब पीने से लेकर रात भर जगने से लेकर मैंने बहुत अब्यूज़ किया अपने बॉडी को। तो वो अब्यूज़ बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन डिप्रेशन के वक्त मुझे मौका मिला खुद, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था ना, उस टाइम पे ना आप बाहर नहीं जा पाते थे, आपको सिर्फ अंदर जाने का ही मौका मिलता था। तो मैं बहुत अंदर जाता था अपने, क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं वही देखता था कि मतलब ऐसे बड़ा हो गया था पेट वेट एकदम, तो मैं बार बार ऐसे ऐसे करते रहता था। तो मेरे को वो फीलिंग बहुत बॉदर करती थी, बट मैंने कभी उस बारे में कुछ किया नहीं। करता था वो खुद से डाइट वाइट करता था, बट कुछ होता नहीं था उससे। 4 दिन होता था, फिर मैंने मेरे जो ट्रेनर है आदित्य वाघमारे, उनको ढूंढा। मेरा एक बहुत बैक स्टेज क्रू याद है, मैंने उसका मेरा सबसे फेवरेट बच्चा था एक अकी। अच्छा, उसका इंस्टाग्राम मैंने देखा बिफोर और आफ्टर, तो वो भी मतलब फुल हो गया था, और आफ्टर में एकदम फ्लैट, और नीचे लिखा था शेप्ड बाय आदि। वो मेरे लिए वेकअप कॉल था कि अगर ये कर, मतलब कि ये कर रहा है ना, मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने फिर अकी को कांटेक्ट किया कि यार कौन है ये, मेरे को बताइए, मेरे को चाहिए। फिर मैंने आदित्य सर को कांटेक्ट किया, और
आदित्य सर के पास आने के बाद आई थिंक 90 डेज का उनका प्लान होता है। वो मुझे मुश्किल से 3 या 4 बार वो मिले, उसमें से भी 2 या 3 बार ही पर्सनली ट्रेन किया है, बाकी सब कुछ ऑनलाइन हुआ Online, है। हाँ। उस आदमी ने मेरे को 90 दिन में यहाँ से यहाँ लेके आ गया। वहाँ से फिर मेरी अब स्लीप भी सही हो गई, बिकॉज आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपकी ब्रेन हेल्थ सब कुछ चेंज होता है। फिर बॉडी में एक सर्केडियन क्लॉक होता है। जैसे रात को सारे पक्षी जाते हैं ना अपने नेस्ट में सोने, बट हम आर्टिस्ट लोग का वही होता है ना, एडिटर्स, कैमरामैन, रात को जगना, स्पेशली एडिटर्स तो बेचारे, आई फील फॉर यू मैन, तुम लोग रात भर जगते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट सर के साथ आने के बाद मैंने सर को बोला था, सर मेरे को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, हो जाएगा, अब शुरू करो। वो ऐसे आदमी है, मतलब दूसरा दिन था मेरे वर्कआउट का, और इतने सालों बाद आपने वर्कआउट शुरू किया और वो वर्कआउट बहुत कातिलाना था। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने बोला सर बॉडी बहुत सोर है, मैं नहीं कर सकता आज, एक दिन मेरे को रेस्ट चाहिए, चुपचाप उठो, अब भी के अभी वर्कआउट करो। तो मुझे एक्चुअली ऐसे इंसान की ज़रूरत थी। वो आदमी ना मतलब मैं डरता हूँ, मेरे को एक सपना भी आया था एक बार कि, और मैंने सर के साथ शेयर भी किया था, मेरे को सपना भी आया था कि मैं किधर तो आइसक्रीम और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा रहा हूँ, और इस दरवाजे से आदित्य सर ऐसे कैमरा लेके आते हैं बाहर, और फिर उन्होंने मेरा वो वीडियो लेके पोस्ट कर दिया। सपने भी मेरे को उस टाइम पे ऐसे आ गए थे। तो मैं अभी भी उनसे, वो मेरे से छोटे हैं हालांकि, 99, बट मैं उनको एज अ टीचर, एज अ मेंटोर देखता हूँ अपनी लाइफ में, एक एज अ यंगर ब्रदर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब चेंज कर दिया है मेरे लिए सब कुछ। तो आई थिंक फ्रॉम म्यूजिक से, सो फ्रॉम डांस से म्यूजिक, फुटबॉल से यू नो म्यूजिक, फिर डांस कैसे आया, एंड देन यू नो आई थिंक आई ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। ये हुआ है। तो बातें की जाती हैं ऐसी कि दास सर अपनी क्लास से बैठाकर भेज देते हैं लोगों को। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? यार मैं जानता हूँ कि ये इंसान बुलाता है, बिठाता है, म्यूजिक सुनाता है और घर वापस भेज देता है। आई थिंक लोगों का इस चीज़ पर ऑफेंड होना बहुत जायज़ है, बिकॉज लोगों ने कभी ऐसी क्लासेस करी नहीं है। देर आर 2 kinds of classes, one where you are like you know actively doing something, like physically आप कुछ कर रहे हो, और दूसरा है where you're listening to the mentor, where he is trying to demonstrate something। जैसे आप कोई भी, मान लो आप कोई आर्ट वर्कशॉप में जा रहे हो, ठीक है, पेंटिंग के बारे में ये वो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस वर्कशॉप में वो आपको सिर्फ ब्रश पकड़ के पेंटिंग करना ही सिखाएंगे। मे बी दे आर गोइंग टू मेक यू सिट एंड टेल यू समथिंग अबाउट पेंटिंग दैट यू डोंट नो, और अगर आप वर्कशॉप में नहीं आते तो आपको शायद नहीं पता चलता। तो मैंने, क्योंकि देखो हर टीचर अपने साथ अपना एक्सपीरियंस ले आता है, और हर टीचर का कोई भी चीज़ को ड्रिल करने का आपके बॉडी के, आपके माइंड के अंदर तरीका अलग होता है। मेरा तरीका ये था कि मैं लोगों को देख रहा हूँ कि सिर्फ जिस्म नाच रहा है, इनकी आत्माएं नहीं नाच रही। मैंने 80-90% लोगों को ऐसे ही देखा था। तो तब म्यूजिक की डेप्थ तक नहीं जा पा रहे लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि ऊपर से सुन रहे हैं गानों को। अभी जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, तो आप मेरी सुन रहे हो, मैं आपकी सुन रहा हूँ, तभी समझ आ रहा है ना, क्योंकि आप में ठहराव है, मेरे में ठहराव है। तो वो जो ठहरना था, उसको बोलते हैं वो जो बैठ के क्लासेस जो आप बोल रहे हो, वो ठहराव लोगों में बिल्ड करना था कि बैठ के मेरे को उनको ना, वो जो जर्नी है, अब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा मेरा मानना है, मेरे को ऐसा लगता है, जैसे वो गाना है अगर तुम साथ हो, उसमें एक लाइन है जिसमें अरिजीत सिंह ने नीचे के ऑक्टेव में भी गाया है और ऊपर के ऑक्टेव में भी गाया है। कौन सी लाइन है यार वो? क्या है वो गाना, गाओ जरा। हाँ, ये वाला लाइन। तो आप देखोगे कि तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, तेरी नजरों में, ये दोनों एक साथ चलता है। मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज उस मूवी में रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर था, वो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको होता है, मुझे लगता है क्या पता शायद AR रहमान सर ने शायद ये डिटेल रखी होगी, या मुझे ऐसे सुनाई दिया कि बिकॉज रणबीर कपूर का कैरेक्टर ऐसा है, इसलिए उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग के 2 एक्सट्रीम मूड्स को कैप्चर किया है। तो ये सारी बारीकियां तब आती है जब आप बैठ के आप
सुनते हो, आप समझते हो, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेनिंग ली है ऐसे कभी नहीं, जैसे मेरे जो क्लासिकल पंडित थे, पंडित भावजी जयपुर वाले जी, जब मैं उनके घर पे जाता था तो ऐसे नहीं होता था कि वो आके सीधा भाई ये राग गाओ वो राग गाओ, ऐसे कभी नहीं होता था। वो मुझे बैठे मतलब 2-2 3-3 घंटे तक लेक्चर देते थे। तब हाँ कभी कभी मैं भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता था, क्योंकि हम लोग आई थिंक 10-12 लोगों का ग्रुप होता था। कभी कभी मेरे को लगता था ना कि मेरे को नींद आ रही है तो मैं थोड़ा पीछे बैठता था, मुझे आती थी नींद, मुझे बोर होता था। लेकिन मेरी ग्रोथ ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ मेरे सारे जितने भी गुरुजन हैं, जो भले वो बड़े हों या छोटे हो, उनकी बातें सुन के हुई है। तो डेफिनेटली डांसिंग में या आर्ट में प्रैक्टिकल चीज़ों की अपनी जगह है और बैठ के चीज़ों को कंज्यूम करने की अपनी जगह है। बट बिकॉज नोबडी वाज डूइंग दिस, तो लोगों के लिए नया था, तो सारे टीचर्स ने गाली देना शुरू किया और पोस्ट कमेंट करते थे, ये जो भी है ठीक है। तो जैसे मैं बैठ के, एक सिंपल सी बात है, आप किसी भी क्लासिकल डांसर जो भी ये वीडियो देख रहा है, कोई भी क्लासिकल डांसर जो भी गाने पे डांस करता है, संगीत का मतलब क्या होता है आप गूगल पे देख लेना या कहीं भी देख लेना, इट्स सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, ये होता है संगीत। तो मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से आया हूं, तो मेरे लिए ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे। मुझे लगता है कि एक डांसर को जो भी गाने पे वो डांस कर रहा है, मैं ये नहीं कहता आप सोनू निगम बनो, लेकिन अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो, मान लो हम उस पे नाच रहे हैं, ए उड़ी उड़ी पे नाच रहे हैं हम लोग, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ना सिर्फ उसकी वोकल्स पे फोकस कराऊं, है ना। चलो ए उड़ी उड़ी तो चलो इतना भी, बट अगर जैसे तुम ये सुनोगे, साथिया सुनोगे, या ऐसे कोई गाना जिसमें आप ना सिर्फ वोकल्स पे ध्यान दोगे, आपको लगेगा बाप रे बाप इतनी डिटेल्स। तो मैंने क्लास में क्या कराना शुरू किया कि मैंने लोगों को गाना गवाना भी शुरू किया, कि सोनू निगम नहीं बनना है, बट एटलीस्ट कोशिश करनी है उसको अपने गले से निकालने की, तो वो आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड होगा म्यूजिक के साथ। तो इन क्लासेस के बारे में भी लोग कमेंट करते थे कि ये वो डांस की क्लास से गाना गवा रहे हैं तो सिंगर बना रहे हैं। बट वही है कुलदीप, मेरे को लगता है कि बिकॉज मैंने किसी की सुनी नहीं, मुझे पता आप इस चीज को भी ऐसे लेते होगे ना, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाला थॉट रहता है। एग्जैक्टली जैसे जीसस क्राइस्ट की एक स्टोरी है कि जब उनको जब वो सूली पे चढ़े थे, तो वो जो उनके पापा है, उनके जो गॉड है, उनको वो बोल रहे थे कि इन लोगों को माफ कर देना, इनको नहीं पता इन्होंने क्या किया है। तो इंसान सूली पर है और वो जिन्होंने उनको सूली पे चढ़ाया उनके लिए एक मांग रहे कि इनको माफ कर देना, इनको नहीं पता इन्होंने क्या किया। तो मेरा ना वो एटीट्यूड रहा है कि अगर इसको पता ही नहीं है तो मैं क्या ही, बिकॉज मेरे को इस टर्म को मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंशियल ब्लाइंडनेस। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, जैसे अगर मान ले मैं गांव से हूं, तू शहर से, मैंने मेरे लाइफ में कभी वायर नहीं देखा है, फॉर एग्जाम्पल, कभी भी मेरे लाइफ में मैंने वायर नहीं देखा है, मैंने मेरे गांव में सिर्फ सांप देखे। अब तू एक दिन मेरा हाथ पकड़ के मेरे को शहर में ले आता है तो मैं फुल ऐसे देखता हूँ, फिर तू मेरे को तेरे घर ले जाएगा और जैसे ही मैंने मान लो जैसे ये वायर देख लिया तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे ब्रेन को ऐसे टाइप का जो भी फिगर है, मतलब सांप, यही मेरे दिमाग में है। अगर मैंने कोई चीज एक्सपीरियंस की ही नहीं है तो वो मुझे समझ नहीं आएगी। तो मेरी आई थिंक मेरा सजेशन लोगों को यही है, सिर्फ मेरे लिए नहीं और भी टीचर्स के लिए, कि अगर आप देख रहे हो कि कोई इंसान कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, डेफिनेटली आप यू कैन हैव एन ओपिनियन और टू अबाउट इट, बट आपको ये भी देखना है कि आपको इस चीज का ज्ञान है क्या, आपको इस चीज के बारे में शायद पता नहीं है, और पता नहीं इसलिए आप इसके बारे में बुरा बोल रहे हो, है ना। जैसे मेरे को तेरा चश्मा नहीं पसंद आ सकता है, तेरे को मेरा चश्मा पसंद नहीं आ सकता है, तो मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि क्या पता इस चश्मे में कुछ हो। क्योंकि बात तो दो बातें हैं कि इतने साल से मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मेरी क्लासेस वैसी होती तो इतने बच्चे मुझसे नहीं जुड़ते, है ना। और अगर मेरी क्लासेस वैसी होती तो जो क्रू मैंने बनाया है यही सारा ज्ञान इम्पार्ट करके बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ अलग ही सिखाया है, सारी सेम चीज़ें हैं, थोड़ी सी और चीज़ें ऑफ कोर्स इन द जर्नी में ग्रो हुआ हूँ, तो मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें मैं पहले करता था वो सारी चीज़ें लोग अब करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, कोई मेरे बारे में ये बोलेगा नहीं, बट आई वॉज वे अहेड ऑफ माई टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग दीज कॉन्सेप्ट्स अबाउट म्यूजिक। आजकल देखो, अब तो कल मैंने उनका वीडियो देखा, एक
कोरियोग्राफर है, नाम नहीं पता यार, आइडल्स के पेज पर उनकी म्यूजिकलिटी क्लास थी। तो मैं देख रहा हूँ कि वाह, अब लोगों ने इस टर्म को सिखाना भी शुरू कर दिया है। तो आई एम अ रीज़न फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो स्प्रेड हुई है। तो मैं उसकी पॉजिटिव्स को देखता हूँ। और आज भी मेरी जैक एंड रॉक में क्लास है, अब इस इंटरव्यू के बाद शायद मैं बिठा के ही क्लास ले लूँ। You never know। अच्छा, आपने रियलिटी शोज भी किए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। Reality- मैं आपसे पहली बार, देखो आपको पता भी नहीं होगा मैं कहाँ मिला हूँ आपको लगता होगा हम वहाँ मिले हैं हाँ, कहाँ पहली से? बार लेकिन मैं आपसे उससे पहले मिल चुका हूँ। डांस प्लस मुंबई का वो वाला प्रोडक्शन वाला राउंड था। आप लोगों ने ब्लैक पहन रखा था, सब कुछ कट स्लीव था। कौन सा वाला वो था? वो सीजन 2 था, हाँ, जिसमें आप लोग थे। मतलब उसी सीजन में उसका प्रोडक्शन वाला राउंड था, मैं भी वहीं था। तो कॉल आ गया? कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर ये सीन हुआ था, आप लोग बैठे थे सीढ़ियों पे और बाहर, मतलब आपका आने वाला था नंबर और सब ऐसे हो रहे थे, आप बैठे हुए थे। मैंने पहचान लिया था, मैं आपके पास तक आया था। मैंने बोला सर आप अभिषेक दास है। आप कुछ और चीज़ में बिजी थे। अब मैं, हाँ, ऐसे आपने बोला, अब मैं उतने में ही हो गया। ठीक है। नहीं यार, मतलब शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा उस वक्त इतना। तो आप बहुत यंग थे बिल्कुल, मतलब हेयर स्टाइल भी यहाँ से बाल गाया और काजल वाजल लगा के एकदम। भाई साहब, आप काजल भी बहुत लगाते थे जब, बहुत ज्यादा, है ना, जवान बिल्कुल थे ना, एकदम एकदम। गरम खून के साथ काजल लगा के रखना और ऐसे लोगों को डरा के रखना, वो वाला एटीट्यूड। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रियलिटी शो में आप लोग, आपका अच्छा ही रहा सब कुछ बहुत। आपने आधे सीजन में आप परफॉर्म कर पाए थे। हाँ, मतलब रियलिटी शोज का एक्सपीरियंस, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बुरा था, अच्छा ही था। बट मतलब कुछ चीज़ें हमने पहली बार एक्सपीरियंस की थी। जैसे आईजीटी में गए थे तो हमें हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो- साइन करने बोला था। क्या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था आपने? नहीं, तो उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, हमें फिर शो से भी निकाल दिया था। गोल्डन बजर देने के बाद। हाँ, गोल्डन बजर देने के बाद। तो ये सारी ये जो गेम है बेसिकली, ये अंदर की गेम हमें नहीं पता थी। तो अब फिर उन्होंने हमें शो से निकाल दिया बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। तो शायद हमारी इमेज ऐसी फैल गई थी कि इन लोग में एटीट्यूड है। मतलब इंडिया में ना बोलना मतलब एक वैसा है कि बुरा बंदा है, टीवी को ना बोलना। हाँ, हमको कैसे ना, बट हम लोग सब बच्चे थे यार। तो और उस टाइम पे डर लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ, कहीं इनके साथ मैं इन लोगों को पकड़ ही ना ले पूरा। फिर वहां से शुरू हुआ। और फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट समझाते भी नहीं है, इतने सारे पेजेस पे साइन करवाते हैं और कोई कुछ बताता नहीं। उस एज में तेरे को क्या ही, मतलब ना तेरे पास कोई लीगल एडवाइजर है ना कुछ है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। उसके बाद फिर आई थिंक शुभांकर टीजे वेंट फॉर डांस प्लस, उनके साथ उनके कुछ शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस थे। फिर हुआ आई थिंक सो यू थिंक यू कैन डांस, जिसमें आई थिंक उन्होंने कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग या कुछ तो था। हाँ, वो तो मेरे को पता है पीछे की बातें। हाँ, मतलब मेरे को मेमोरी को रिकॉल नहीं करना बिकॉज मतलब काफी आप लोगों ने सोलो दिया था सबने एक्चुअली, सो आई थिंक यू कैन डांस में। तो उसमें हुआ ये कि जस्ट बिकॉज वी टुक अ स्टैंड फॉर आवर ओन क्रू मेंबर, हमारी इमेज वापस से। तो अब पता नहीं क्या हो गया कि एक तो आईजीटी में हमने जो डांसिंग भी की थी डोला रे डोला, वो भी बहुत फियर्स था। अब लोगों का क्या है ना, ऑडियंस का वो ना एक इमेज बना लेती है आपका कि ये लोग ऐसे दांत बाहर निकाल के डांस करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये लोग ऐसे ही हैं। तो हमारा डांसिंग और प्लस उसके साथ जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए, तो लोगों ने फिर हमारे ना इंडस्ट्री में इमेज बना दी। HHI वाला भी, HHI फिर क्या होंगे ना, वो इमेज ना कहीं आई थिंक हमको भी इरिटेट करने लगी और हम भी फिर गुस्सा थे अंदर से। तो पता नहीं वो समय बहुत वैसा था। तो वो इमेज बनती गई। फिर डांस प्लस 2 आया जब अपार्ट फ्रॉम माई इंजरी विच वॉज नॉट अ बिग थिंग, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि आउट ऑफ ऑल द जजेस जिनको हमें कोई हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहता, तो बिकॉज सबको एक सबके दिमाग में एक छवि थी हमारे बारे में। बट पुनीत ये लोग कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हमको लगता था कि थोड़े बहुत हम थे भी वैसे, हाँ। बट थोड़े बहुत हम थे भी वैसे बिकॉज सच बात है ये। कंट्रोवर्सीज क्योंकि मतलब क्या था ना कुलदीप, आई थिंक उस टाइम पे क्या अभी तो मैं काफी मतलब आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एज मेनी एज कंट्रोवर्सी एज आई कैन, बट बैक देन कोई भी गलत चीज होती थी तो पता नहीं चुप कैसे रहते आता ही नहीं था, मतलब डाल देते थे हर चीज़। तो वो चीज़ गलत भी थी आई थिंक। मैंने बहुत फेसबुक मैं लोगों से जाके मिल भी सकता था, बट वो जोश होता है तब, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें भी हमने हमारा नाम, हमारी इमेज ऐसी हो गई थी ना यार, इन लोग मतलब ये लोग मुसीबत है। डांसर्स अच्छे हैं, बढ़िया है, बट यार हमको इनके साथ काम नहीं करना, क्योंकि ना
इनके साथ काम करो तो इनके साथ इनकी सारी मुसीबतें भी हैं। बट पुनीत सर ऐसे थे जिन्होंने हमको अपनी टीम में लिया, और जिस दिन ओरिएंटेशन होता है डांस प्लस का सारे कंटेस्टेंट्स का, सबको बाहर भेजा, हमें अंदर रखा, और क्या प्रॉब्लम है वहाँ से शुरू किया उन्होंने, क्या चल रहा है तुम लोग का, मतलब आई वॉन्ट टू नो। इतने साल हो गए, क्योंकि आईजीटी में हमें पुनीत सर ने देखा था, वहाँ से फिर वो पूरा हमने सर्कल कंप्लीट किया वापस से पुनीत सर के पास, तो हमने पूरा उनको बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो फिर बस वो हमारे लिए वही था कि अब ये इमेज बन तो गई है, और कोई भी बनी हुई इमेज एकदम से नहीं जाती, इट टेक्स टाइम। वी डिड आवर बेस्ट। सेकेंड एपिसोड में मैं इंजर हो गया था, ये वो एंड वट एवर फेमस कुड डू ऑन दैट शो दे डिड। मैं तो उनके साथ भी नहीं था कोरियोग्राफी टीम में आफ्टर माई इंजरी, बिकॉज आई हैड टू रेस्ट एंड तो उसके बाद फिर आई थिंक स्लोली हम भी बड़े हुए, एवरीबडी ग्रू अप amidst all the differences and everything happened, but I think we were able to tell, हम ये चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि हम वैसे नहीं है वो डार्क, और स्टेप अप 2 में वो एक क्रू है ना जो एकदम वो लड़कियां थी उसमें हाँ, से निकल के, हम वो नहीं है, वो एक कैरेक्टर था जो हमने एक्चुअली उस शो में जो 2 गाने हमने किए थे, तो डोला रे डोला था और एक मनमोहिनी था। हालांकि दोनों गाने वैसे डार्क नहीं है, बट हमारा वो टीवी पर वो होता है ना कि ये बिक रहा है, इसको बेचो, तो लोगों ने हमें वैसे समझ रखा था, और कहीं ना कहीं हम भी अपनी ना पर्सनालिटी को समझने की उस जर्नी में थे। शायद से लोगों के परसेप्शन ने भी हमें बिलीव करा लिया कि शायद हम ऐसे ही हैं, तो हम ऐसे ही बिहेव करते थे शायद, नॉट एवरीबडी, बट हाँ वो कंफ्यूजन थी। एंड आई थिंक आज अगर मैं रियलिटी शोज, व्हेन आई लुक बैक एट रियलिटी शोज, आई फील लाइक reality shows have given us a lot. I would like to really thank India's Got Talent, So You Think You Can Dance, भले वो Dance Plus हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Something that I think I have taken from Dance Plus और reality shows is फटाफट कुक करना, कोरियोस, फटाफट एक्ट्स प्रिपेयर करना, बिकॉज वहाँ पर तो समझ रहा हूँ, यू नो इट, लाइक आई मीन आई रिमेंबर अगले दिन 7 o'clock का कॉल टाइम था, इन लोग ने रात को कुछ, तो आई रिमेंबर अगले दिन आई थिंक हमारी शूट थी और मोक्षदा हमारे साथ थी उस सीजन में, तो उसका मतलब रात को आई थिंक शाम लेट इवनिंग में उसका एक्ट चेंज कर दिया, और कल शूट है। ये सब हम लोग के साथ पहली बार हुआ था कि 3 महीने से हम एक एक्ट प्रिपेयर कर रहे थे, और उन्होंने बोला मल्हारी पे हमने परफॉर्म किया था फर्स्ट ऑडिशन में। अब X1X क्रू था जो मल्हारी कर रहा था, तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं, इस पर नहीं करना है तुम्हें, तुम नया गाना सिलेक्ट करो, तुम्हारे पास 3 दिन है। तो तुम सोचो 3 महीने से हम एक एक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, और सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी 3 दिन दिए नया एक्ट प्रिपेयर करने के लिए। ये चीज़ें मैंने बहुत सीखी, स्ट्रेस में काम कैसे करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वैसा स्ट्रेस ज़्यादा समय तक किसी के लिए अच्छा नहीं है, बट मुझे लगता है एक बार तो सबको वो फेस करना चाहिए। हाँ, मतलब सही है। आपको अपने बारे में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है ना? चलो, तो वही है, अब लास्ट वापस से वही सवाल आ जाओ। तो आप खुद ही बता दो कि क्यों दे दो, या आपको जो लगता है कि अब जो चीज़ें घटी हैं रिसेंटली क्रू में, उसके बाद व्हाई यू डोंट वांट टू आंसर समथिंग। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि देना ज़रूरी है, वो भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आप अपना पॉइंट रखना इंटरनेट पे ज़रूरी होता है आज की दुनिया में, तो आप क्यों नहीं कर रहे? जब तक मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जैसे तुमने बताया कि आजकल इंटरनेट पे ज़रूरी हो गया है, और इंटरनेट ही कोर्ट कचहरी बन गई है, तो मतलब मैं इसको समझता भी हूँ कि ऐसा है, लेकिन मैं इस सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ। मैं अभी भी शायद से थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। मुझे लगता है कि ये जो ऑडियंस है, सबसे पहले तो फेमस बनाया मैंने, ठीक है, अब ऑडियंस क्रिएटर को ही क्वेश्चन कर रही है। एक ऐसा क्रू जिसने आपको इतने साल एंटरटेन किया है, उसको बनाया इस आदमी ने, आप उसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो। मुझे लगता है मैं आपको आंसरेबल ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को मैं आंसरेबल ही नहीं हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि मैं उस फेज से अपनी लाइफ के निकल गया हूँ कि मैं चीज़ों को इंटरनेट पर ले जाऊँ, बिकॉज मुझे वो सबसे पहले तो इमेच्योर लगता है बहुत, और सेकेंडली मुझे लगता है कि वो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे आज तुम आए हो,
यहाँ पर एक कैमरा है, यहाँ पर एक कैमरा है, तुमको सेटअप में कितना टाइम लगा होगा, इसके बाद तुम इसको रिवाइंड अप करोगे, है ना, डालोगे, घर जाके एडिट, मतलब एक पूरा दिन 2 दिन तो जाएंगे। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ। मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन उसी इंसान को करना चाहता हूँ जिस इंसान को मेरे से दिक्कत है, और वो बेशक फेस टू फेस आए और फेस टू फेस सब कुछ क्लियर करें। बिकॉज इंटरनेट पर जैसे बिग बॉस का ज़माना है, लोगों को मज़े चाहिए कुलदीप, मैं लोगों को वो मज़े नहीं देना चाहता। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों की जो एक अंदर वो भूख है कि यार यहाँ से भी कोई रिएक्शन है, यहाँ से भी, क्योंकि हमें उंगली बहुत की जाती है, बट हम कोई भी कुछ करते नहीं है और शायद करेंगे भी नहीं। बिकॉज बहुत, जैसे मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले कि बहुत साल लग गए यार वो जो एक इमेज थी कंट्रोवर्शियल वाली, ये वो उससे निकलने में, ठीक है। और अभी फिर वापस वही चीजें हो, हमें तो नहीं अच्छा करना, नहीं लगता। मतलब हमें वो सब नहीं करना। लोग बेशक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे वो बहुत इमेच्योर मूव लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर तेरी, लेकिन अगर तेरे और मेरे बीच में कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि मैं तुझे किसी कैफ़े में मिल लूँ वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ से, ये जो जितने भी लोग इस रामफल मार्ग में रहते हैं, सबको चिल्ला चिल्ला के बोलूँ मेरे और कुलदीप के बीच में ये हो रहा है, सुनो कुलदीप ने मेरे साथ। मुझे लगता है ये बहुत, मतलब मुझे बहुत इमेच्योर लगता है ये। कहीं ना कहीं आई थिंक पूरे वर्ल्ड में आई थिंक साइलेंस को वीकनेस भी समझा जाता है। एंड आई नो वेर यू, तुम क्यों मुझे ये पूछ रहे हो, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि ये चुप है, कुछ तो होगा। बट मुझे लगता है कि अगर हमारा 25-26 लोगों का क्रू है उसमें से अगर एक इंसान को वट एवर पर्सनल रीजन उसको हमारे लिए फील होते हैं, अगर उसने क्रू छोड़ दिया है, तो आई थिंक वो रीजंस उसके लिए बहुत मतलब वो रीजंस उसके लिए लागू होते हैं। बट बाकी के लोग भी तो हम साथ में हैं। तो मुझे लगता है ऑडियंस को ये भी सोचना चाहिए कि इतने लोगों में से अगर एक इंसान छोड़ रहा है तो क्या हो सकता है। रही बात कि इतनी सारी बातें बोली जाती है इतनी सारी बातें बोली जाती है हमारे बारे में, हम बुरा नहीं लगता, ये नहीं होता। एक टाइम था जब लगता था, बट अब ऐसा हो गया ना, अब हमें ये सब, हमें सिर्फ ये एक सब आई थिंक वो बोलते हैं ना, मतलब बाइबल में भी है कि एक डेविल का काम होता है आपको इंस्टिगेट करने का। और आई थिंक मेरे लिए ये पूरा जो एपिसोड था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक मेरे, टीजे, पृथ्वी के लिए, स्पेशली लिली के लिए, फेमस का जो फर्स्ट लॉट है सुपर हिट के लिए। सुपर हिट तो खैर इन सब चीज़ों से दूर ही रहता है, काफ़ी फन लविंग बंदा है। बट आई थिंक मैं, टीजे, पृथ्वी, लिली, आई थिंक हम लोगों के लिए ये बहुत लर्निंग थी हमारे लिए कि लाइफ में कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई आपके बीच का जो जिससे आपने, जिसके साथ आपने इतने साल बिताए हो, वो भी आपको ऐसा फील करवा सकता है। तो डेफिनेटली मुश्किल था। कभी कभी जब अकेला बैठता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है यार, व्हाई, मतलब वो होता है क्यों, मतलब आई थिंक आसान होता कि हमसे मिलकर मिलके बातें हो जाती, मतलब जो भी है, जो भी चीज़ है आपको मैं कोई भी चीज़ को डिसरिगार्ड नहीं करूँगा। आपको मेरे बारे में, आपको ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, आपको मेरा मोटापा नहीं पसंद, आपको ये नहीं पसंद, आपको वॉच नहीं पसंद, ठीक है, बट मिल के बात कर सकते थे। बट अब हमने चूज़ नहीं किया था कि इसको एक पब्लिक ये बनाने का। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ कुलदीप, मतलब मैं रिसेंटली भी वो रफ्तार और किसका हुआ था, मुंह फाड़ और ये मेरे को बहुत चीप लगता है बीफ कल्चर मेरे को बहुत चीप लगता है। मेरे को लगता है अगर असली में बीफ करना है ना, मुझे लगता है कि अगर असली में, असली बोल रहा हूँ मैं, एकदम असली बीफ करना है, तो आई थिंक इट शुड बी फेस टू फेस। बिकॉज आई फील लाइक इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू घर बैठ के कुछ भी बोलना, दैट फॉर मी, लाइक जितने भी लोग ये बीफ कल्चर में हैं और रोस्ट कल्चर में हैं और ये सारी चीज़ें, मैं उस ज़माने से बिलोंग ही नहीं करता जहाँ पर हम, जैसे हिंदुस्तानी भाव, फिर वो शुभम मिश्रा, इन लोग का भी मैं देखता था कि सब कुछ बहुत ही, मतलब एक गाड़ी में बैठ के, तो ये जो गाड़ी में बैठ के वीडियो बना के गाली देना, ये जो कल्चर है ना, ये मेरे को आज भी नहीं समझ आता। मेरे को लगता है कि असली गुर्दा
तब होता है जब आप उस इंसान के मुंह पर जाके उसको बोल रहे हो। और मैं एक्चुअली उसी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, शायद से मेरा चाइल्डहुड ही वैसा हुआ है। मैं जहाँ रहता था वहाँ पर एक एरिया था जयराम वाड़ी करके, अशोक वन में। तो वहाँ पर मतलब वही, मतलब तुम जानते हो यार, मतलब मारा मारी और ये और वो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोले, कोई तुम्हारी बंदी को छेड़ दे और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नहीं होता था कि उसने मेरे बारे में बोला चलो आज मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सब मैं कभी इस चीज़ से ना, मैं अभी भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हालांकि आई थिंक यूट्यूब लोगों के लिए, बट इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। शायद से कुछ लोगों के लिए वो सेल्फ एक्सप्रेशन हो सकता है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि किसी और के लिए जो वो जिस तरह किसी और को यूट्यूब यूज़ करना हो या सोशल मीडिया यूज़ करना हो, उसी तरह मेरे को भी यूज़ करना हो। कल को मेरे को तुम्हारे से कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो मैं व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दूँ, या तो मैं व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दूँ, या कॉल कर दूँ, या मैं बोलूँगा यार मैं दिल्ली आ रहा हूँ मिलते हैं। बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, और अगर हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी मेरे पास और भी चीज़ें हैं। बिकॉज एट 32 जब ये व्लॉग्स वगैरह जो भी शुरू हुआ, आई थिंक 2 साल होने आए हैं। 30 से लेकर 32 मेरे 3 बर्थडेज चले गए, बट ये बंद नहीं हो रहा। आई थिंक शायद बंद होगा चलो नहीं। मेरे हिसाब से उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्या दे रहे हैं सोसाइटी को और क्या उनको वापस मिल रहा है उससे। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई। आई थिंक हम इसका पार्ट 2 का भी रिकॉर्ड करेंगे आगे, बिल्कुल जब मैं और सक्सेसफुल हो जाऊंगा अपना सेटअप लगा के। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। परेशान नहीं करूंगा आपके पास आके। तो आप लास्ट में जो कुछ कहना चाहो, एक बात किसी के लिए कोई लर्निंग छोड़ना चाहो दुनिया के लिए, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। और छोटी कैसा लगा सी आपको, learning। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट का पार्ट बन के? मुझे बहुत मेरे को ऐसे, मतलब जैसे चाय ख़त्म भी हो गई, सॉरी मैंने देखो ऑफर भी नहीं किया, सॉरी गाइस, बट ये मेरे को वो एकदम ऐसे प्रॉपर ऐसे कपड़े वपड़े पहन के एकदम वो जो ऐसे प्रोफेशनल इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें मैं थोड़ा सा मेरे चोक फील करता हूँ कि यार, अरे। क्योंकि क्या होता है ना कि शब्दों का चयन करना पड़ेगा बहुत उचित, बिकॉज वहाँ पर आपका एक ऑल्टर ईगो होता है कम्युनिटी में ना, एक कैरेक्टर जीते हो, तो यहाँ पर मेरे को उस कैरेक्टर में रहना नहीं पड़ा। आई हैड टू, मतलब सबसे पहले तो आई एम सॉरी दैट आई एम वेयरिंग दिस, वो लाइट्स है, अदरवाइज हाँ अब ठीक है, नहीं अभी भी नहीं है। मैं जस्ट नींद में से उठा था, इसने मुझे 11 बजे उठा दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट मुझे करने में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ थोड़ा सा आप पर्सनल जाते हो, बट एट द सेम टाइम आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आपने एक सीमा होती है। कुछ लोग ना, कोई भी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका भी होता है, एक बेसिकली एक स्पेस होता है। आप कभी भी किसी आर्टिस्ट को अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते, तो मेरे को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मैं एकदम तो बहुत ही कंफर्टेबल, काफ़ी कूल सी वाइब थी। एंड डेफिनेटली पार्ट 2 जब भी करेंगे, बट पार्ट 2 के पहले मैं चाहता हूँ कि मैं और एक्सपीरियंसेस करूँ, और पुष्पा जैसे और ग्रैंड वीडियोस उसके बारे में बात नहीं कर पाए, सॉरी। कोई बात नहीं, हम करेंगे सर आराम से। कोई बात नहीं, बट या पार्ट 2 विल कम सून। एंड राइट नाउ ऑल आई वांट टू डू इज जस्ट विश कुलदीप एंड हिज चैनल, कुलदीप नाम का लड़का ऑन यूट्यूब, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई hope and pray that this channel grows and has millions and millions of बस 100 हो जाए वही बहुत। 100 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, 100 तो हो गए। let's hope and pray, keep working hard, मिल जाएंगे यार आपको भी millions of जी subscribers। मतलब मेरा मोटिव वो नहीं है, मतलब मेरा ये करने का मोटिव ही ये था कि लोगों तक जाए यार। डांस के बारे में नहीं है पॉडकास्ट, इंडिया में डांसर्स के नहीं, लाइफ के हाँ। पैरेलल लाइफ जो होती है, आइडल्स के हैं, आइडल्स के भी मैंने भी देखे, बट वो थोड़ा सा बहुत ही ऐसे सूदिंग सी वाइब वाले हैं, और आराम से छोटी छोटी बातें हो रही है। मैं थोड़ा और डिग इन करना चाहता हूँ ऐसे घुस के, थोड़ा सा लोगों को ऐसे वो रश होना चाहिए। हाँ कि भाई ये क्या बता दिया। ठीक है, सही है। हाँ। आई थिंक हर आर्टिस्ट के पास कुछ ना कुछ स्टोरी हाँ तो सर, है, बट अरे भाई बहुत मजा आया सर। मानसी मैम का सबसे पहले किया था मैंने, मानसी कुमारी सब जानते हैं, उन्होंने बताया था कि कैसे वो टीचिंग में है आपकी वजह से। हाँ आपकी वजह से उनको यार, मतलब मेरे को नहीं लगता मैं, मतलब
मानसी पागल है यार, मतलब वो बेफालतू में इतना, बट आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट मानसी फॉर बीइंग ग्रेटफुल, नॉट टू मी बट अपने दिल में ग्रैटिट्यूड रखना भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट मानसी इज अ स्वीट हार्ट, आई लव हर। चलिए इसी अच्छी वाइब के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं, और जो कि हम चाहते नहीं पर करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बने रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।